उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गुलाबपुर में किसान हरिराम और उसकी पत्नी गोमती रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन किस्मत ने जैसे कसम खा रखी थी कि उन्हें सुख चैन ना दे। खेतों में फसल कम होती, जानवर बीमार हो जाते और रोज रोज का संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अरे सुनते हो, आटा बस 2 ही दिन का बचा हुआ है। अब के तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। गोमती, बस भगवान की दया है कि सांस चल रही है। कल सुबह खेत जाऊंगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अगली सुबह हरिराम हल लेकर खेत जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक अजीब से बुजुर्ग को देखा। सफेद लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और पीठ पर एक बड़ा थैला। राम राम बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? राम राम बाबा, खेत जा रहा हूँ, बस पेट पालने की जुगत में हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे खेत में ऐसा पेड़ उग सकता है जो गोल गोल सोने के बैंगन दे तो? अरे बाबा, बैंगन तो बैंगन होते हैं, सोने के कैसे होंगे? आप भी सुबह सुबह मजाक करने लगे। यहाँ घर में इतनी मुश्किलें हैं कि खाने को 2 रोटी तक नहीं है, और आप सोने के बैंगन की बात कर रहे हैं। जो तुम सोच भी नहीं सकते वैसा होगा। ये लो एक बीज, इसे खेत के बीचों बीच लगाना, और ध्यान रखना इसे पानी तुम अपनी पत्नी के हाथ से पिलाना। अगर पत्नी के हाथों से इसे पानी नहीं पिलाओगे तो सोने के बैंगन का पेड़ नहीं उगेगा। हरिराम ने घर आकर बीज गोमती को दिखाया। दोनों ने मिलकर खेत में एक गड्ढा खोदा और पूरे श्रद्धा भाव से बीज बोया। गोमती, बाबा ने कहा था कि इसको पानी अपनी पत्नी के हाथों से देना। हाँ तो ठीक है, अगर बाबा ने ऐसा कहा था तो मैं ही इस बीज को पानी दे देती हूँ। गोमती एक लोटे में पानी लाती है और बीज को पानी देती है। पानी देने के बाद ही बीज वाली जगह अचानक से चमकने लगती है। ये तो बड़ा अजीब सा बीज है, सोने सा चमक रहा है। क्या सच में इस बीज से सोने के बैंगन का पेड़ बन जाएगा? क्या सच में इस बाबा की बात सही होगी? देखने से तो ऐसा ही लगता है। चलो देखते हैं चमत्कार होता भी है या नहीं, या बाबा ऐसे ही पागल बना रहे थे। ठीक है, देखते हैं। पर अगर सोना उग गया तो मैं सबसे पहले अपने लिए लाल चुनरी खरीदूंगी। हाँ हाँ, जो खरीदना है खरीद लेना, लेकिन बाबा ने कहा है कि इसे तुम्हें पानी देना होगा, तो अब रोज तुम ही आओगी। हाँ जरूर, मैं रोज सुबह आकर पानी दे दूंगी। तुम इनकी चिंता मत करो, बस भगवान से प्रार्थना करो कि बाबा की बात सही निकले। इसके बाद से गोमती रोज सुबह आकर उस बीज में पानी देने लगी। अगर सोने के बैंगन का पेड़ नहीं उगा तो हमारी हालत तो वैसे भी मरने जैसी है। अगर ये उम्मीद भी टूटेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे इतना बुरा मत सोच, भगवान ने उस बाबा को हमारे जीवन में कुछ सोचकर ही भेजा होगा। भगवान पर भरोसा रख, जो होगा अच्छा ही होगा। 3 दिन बाद खेत के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा उगाया और देखते ही देखते हफ्ते भर में एक बड़े पेड़ में बदल गया। पेड़ पर गोल गोल चमचमाते बैंगन लटक रहे थे, जो असली सोने के थे, जिन्हें देखकर हरिराम और गोमती की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे गोमती, देखो तो ये तो सचमुच सोना है। सच में सोने के बैंगन है। अरे भगवान ने हमारी सुन ली, उस बाबा की बात सच्ची हो गई। हे भगवान, बाबा सच में जादूगर थे। कहीं वो बाबा ही तो भगवान का रूप नहीं थे? किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज से हमारी किस्मत बदल गई। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म गोमती। अब हम भी अपने हर सपने को पूरा करेंगे। हरिराम और गोमती अब बहुत अमीर हो गए। गांव में जब ये खबर फैली तो पड़ोसी रघु, जो हमेशा जलता रहता था, तुरंत आ पहुंचा। मैं ये पता लगाने आया हूँ कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आ कहाँ से गया? क्यों, हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम कैसे अमीर हुए? जब हम गरीब थे तब कोई पूछने नहीं आया कि हम गरीब क्यों है। हाँ गोमती सही कह रही है। अच्छा, अगर मुझे नहीं बताओगे तो सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा और पुलिस को भी बताऊंगा कि तुम लोग कहीं से चोरी करके पैसा ला रहे हो। गोमती और हरिराम रघु के इस बात से डर जाते हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। हमारे पास सोने के बैंगन देने वाला पेड़ है। सोने के बैंगन वाला पेड़? मुझे पागल समझा है क्या? ये सच कह रहे हैं। एक बाबा ने हमें बीज दिया था जिससे सोने के बैंगन वाला पेड़ बन गया। हम उसी पेड़ की वजह से अमीर हुए हैं। अच्छा, अगर ये सच है तो मुझे भी दिखाओ वो पेड़। ठीक है, कल सुबह आ जाना और हमारे साथ चलना, हम दिखा देंगे वो सोने का पेड़। लेकिन पुलिस या गांव वालों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए।
हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह रघु हरिराम के घर आ जाता है। फिर गोमती और हरिराम के साथ मिलकर वो बैंगन का पेड़ देखने जाता है। अरे वाह, ये तो सच में सोने के बैंगन का पेड़ है। ये तो चमत्कार हो गया। मैंने ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। हाँ रघु, लेकिन इसे किसी को छूना नहीं है, नहीं तो ये सोने के बैंगन वाला पेड़ सोने के बैंगन उगाना बंद कर देगा। इतना सोना, अगर एक बैंगन भी मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाए। लेकिन ये कह रहा है कि इस पेड़ को छूना नहीं है। कोई बात नहीं, अभी इनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ और रात में अकेले आकर सोने के बैंगन ले जाऊंगा। किस सोच में पड़ गए रघु? अब चलो यहाँ से, हमने सोने के बैंगन का पेड़ दिखा दिया। अब तो यकीन हो गया ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे। और ना ही चोरी का पैसा है हमारे पास। रात के अंधेरे में रघु पेड़ के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, पेड़ ने अपनी डाल हिलाई और बैंगन हवा में घूमकर रघु के सिर पर आ लगा। रघु के सिर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर रघु घबरा जाता है। हे भगवान, ये तो खुद पर हमला कर रहा है। ये पेड़ है या कोई जीता जागता इंसान? इसने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। लोभ मत करो, वरना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझसे दूर रहो, मुझ पर लगे बैंगन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रघु उस खेत से बिना सोने के बैंगन लिए ही लौट जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये बात वो गांव वालों में फैला देता है, क्योंकि वो चाहता था कि अगर सोने के बैंगन उसके नहीं हुए तो हरिराम और गोमती के भी नहीं होने चाहिए। अरे सुन, गोमती के खेत में सोने के बैंगन हैं। सच में? चल देखते हैं, क्या पता रघु ऐसे ही झूठ फैला रहा हो। अगर ऐसा पेड़ हमारे पास होता तो मैं तो शहर जाकर महल बनवा लेती। अरे अगर मेरे पास होता तो मैं तो पूरे गांव की महारानी बन जाती। एक दिन शहर से तहसीलदार साहब आए और पेड़ देखकर हैरान रह गए। ये पेड़ सरकार की संपत्ति है, इसे हम ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो उसे सरकार की संपत्ति मान लिया जाता है। ये कोई हजारों साल पुराना जमीन के नीचे दबा एक पेड़ हो सकता है, जो अब आकर खेत में दिखने लगा है। अरे साहब, ये तो हमारी मेहनत और भगवान की देन है, आप कैसे ले जा सकते हैं? ये पेड़ तुम्हारा है? इसके कोई कागजात हैं तुम्हारे पास? कोई सबूत? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सोने के बैंगन का पेड़ तुम्हारा कैसे हो गया? ये सरकारी संपत्ति है। मेहनत हमारी, किस्मत हमारी, और पेड़ हो जाए सरकारी संपत्ति, जब तक हम जिंदा हैं इसे कोई नहीं ले जा सकता। देखो, सरकार के काम में दखल मत दो, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। उसी रात बुजुर्ग बाबा फिर आए। हरि राम, इस पेड़ को बचाने के लिए तुम्हें और गोमती को एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें 3 दिन बिना किसी लालच के रहना होगा, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कीमत दे। लेकिन बाबा, वो तो सरकारी संपत्ति बताकर उस पेड़ को ले जाना चाहते हैं। नहीं, उस पेड़ को कोई नहीं ले जाएगा। वही लोग बाद में तुम्हें उस पेड़ की कीमत भी देना चाहेंगे। तुम मना कर देना। हम तैयार हैं बाबा। अगले दिन एक शहर का सेठ आया और बोला, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, बस एक बैंगन दे दो, और अगर तुम मुझे पूरा पेड़ दोगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ। 50 लाख में तो हमारा सारा जीवन सुधर जाएगा, और 1 करोड़ तो हमारे बच्चों का जीवन भी शान से गुजरेगा। लेकिन फिर बाबा की बात को याद करते हुए, नहीं, ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है, हम इसे बेच नहीं सकते। आप हमें 2 करोड़ भी देंगे ना, तो भी ना पेड़ मिलेगा और ना ही एक बैंगन। अगले दिन फिर से तहसीलदार आता है। देखो हरिराम, तुम्हारी इजाजत के बगैर इस पेड़ को हम छूते भी हैं तो ये हम पर हमला कर देता है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक पक्का घर, जीवन भर का राशन और तुम्हारे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। बस एक शर्त है कि तुम्हें सरकार को इस बैंगन से पेड़ तोड़ तोड़ कर देने होंगे। बाबा की बात को याद करते हुए हरिराम, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हम पेड़ दे सकते हैं और ना ही सोने का बैंगन। 3 दिन बाद बाबा आए और बोले, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली, अब ये पेड़ हमेशा तुम्हारे खेत में रहेगा और हर साल तुम्हें 3 बैंगन देगा, एक जरूरतमंद के लिए, दूसरा तुम्हारे लिए और एक पूजा के लिए। धन्यवाद बाबा, अब हम इस सोने के बैंगन से गांव के सभी गरीबों की मदद करेंगे, सबको मुफ्त राशन और शिक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, गांव में जितनी भी गरीब बेटियां हैं उनकी शादी का सारा इंतजाम हम करेंगे। लेकिन बाबा, अगर फिर से तहसीलदार ने हमें परेशान किया तो? उसकी चिंता मत करो, तुम दोनों के अलावा जो भी उस पेड़ को हाथ लगाएगा, पेड़ खुद उस पर हमला कर देगा।
इस तरह हरिराम और गोमती ने अपने गांव को अमीर बना दिया, लेकिन कभी लालच में नहीं पड़े। सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और सही कर्म में होती है। भगवान की कृपा से या कोई भी चमत्कार से अगर आपके पास बहुत धन आता है, तो दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करने में ही आप अमीर बनते हो, इंसान की नजर में भी और भगवान की नजर में भी। अर्चना मार्केट सब्जियां लेने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक ठेले पर काफी सस्ते दामों पर आलू बिक रहे होते हैं। अरे क्या बात है, बहुत सस्ते आलू बिक रहे हैं यहाँ तो। एक काम करती हूँ, 2 किलो आलू ले लेती हूँ, ताकि आराम से सर्दियों में आलू के पराठे और आलू मटर की सब्जियां बनाकर खाऊं। अर्चना तुरंत आलू के ठेले के पास जाती है और वहां से 2 किलो आलू खरीदकर अपने थैले में रख लेती है। और फिर अर्चना बाजार से बाकी की और भी अलग अलग सब्जियों को खरीद लेती है और फिर वापस अपने घर आ जाती है। घर आते ही अर्चना का बेटा सोनू अपनी माँ से कहता है, मम्मी, तुम मेरे लिए आज आलू के पकोड़े बनाओ ना। आज मेरे दोस्त अमन के घर पर आलू के पकोड़े बने हैं और मुझे भी आलू के पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मम्मी, तुम मेरे लिए आलू के पकोड़े बनाओ ना। अरे सोनू, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं अभी ही मार्केट से घर आई हूँ और आते ही तूने मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं मम्मी, आप थोड़ी देर आराम करके मेरे लिए आलू के पकोड़े बना दो, पर ध्यान से बना देना। अच्छा बाबा, ठीक है। चैन से अपनी माँ को 2 मिनट सांस तो लेने दे। आते ही शुरू हो जाता है तू भी। सोनू बार बार आलू के पकौड़े खाने की जिद कर रहा होता है। अर्चना आलू के पकौड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है और थैले से आलू निकालती है। तभी अर्चना देखती है कि एक आलू बड़ा ही अद्भुत सा है। वो दिखने में काफी चमकदार, सोने जैसा था। उस चमकदार सोने जैसे आलू को देखकर अर्चना थोड़ी हैरान हो जाती है। अरे, ये क्या है? ये आलू दिखने में बड़ा ही अनोखा है। सोने की तरह चमक रहा है ये तो। मिट्टी में रहने के बावजूद ये सोने की तरह चमक रहा है। और एक हम हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई। जब मैं ठेले से आलू खरीद रही थी, तब तो मैंने इसे नहीं देखा। फिर ये अपने आप मेरे थैले में कैसे आ गया? एक काम करती हूँ, इसे काट कर देखती हूँ कि यह अंदर से कैसा है। उस चमकदार सोने जैसे दिखने वाले आलू को अर्चना चाकू से काटने लगती है और आलू काटते ही अपने आप उस आलू से एक सोने का हार निकलता है। सोने का हार देखकर अर्चना हैरान हो जाती है। हाँ, हे भगवान, ये कैसा अजूबा है? आलू के अंदर से सोने का हार निकला। पर ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो फिल्मों में ही हो पाएगा, पर ये सब तो मेरे साथ हकीकत में हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं ना? लेकिन कुछ भी कहो, ये हार दिखने में काफी सुंदर है। ऐसा हार तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक काम करती हूँ, बाकी के आलू को भी अच्छे से चेक कर लेती हूँ। क्या पता बाकी के जो आलू हैं उनमें कुछ और निकल जाए। जिसके बाद वो बाकी के और भी आलूओं को चेक करने लगती है, लेकिन बाकी सारे आलू आम आलू की तरह ही थे। तभी वो जादुई आलू अर्चना से कहता है, क्या ढूंढ रही हो अर्चना? तुम्हारे थैले में सिर्फ एक मैं ही जादुई आलू था। और देखो, मेरे अंदर से जो सोने का हार तुम्हें मिला है, इस हार को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। वो हार हमेशा तुम्हें मुसीबत में काम देगा। अर्चना उस जादुई आलू से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वो जादुई आलू वहां से गायब हो जाता है। अर्चना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन जादुई आलू की कही हुई बात को याद में रखकर अर्चना सोने के हार को अपने बक्से में ले जाकर रख देती है। अर्चना बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बनाती है और अपने परिवार में सभी को खिलाती है। वाह मम्मी, मजा आ गया आलू के पकोड़े खाकर। आज के पकोड़े तो आपने
बहुत ज्यादा टेस्टी बनाए हैं। लगता है आज आप बहुत खुश हो, तभी तो आपने आज इतने टेस्टी पकौड़े बनाए हैं। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अपनी खुशी का राज मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों भाई, ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकती हो? इस घर में हमारे अलावा और है भी कौन जिससे तुम्हें अपनी खुशी बताने में कोई तकलीफ हो? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हो। नहीं मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताओ ना, आज आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ, आज सुबह से शाम तक घर के कामों में ही लगी रही। अर्चना अपने पति और बेटे को खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रात भर अर्चना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार जादुई आलू से निकलने वाले सोने के हार के बारे में ही सोच रही थी। फिर अर्चना आधी रात को उठकर फिर से अपना बक्सा खोलती है और सोने के हार को लेकर अपने गले में पहनने लगती है और खुद को शीशे में निहार कर देखने लगती है। आह, क्या बात है! मेरे गले में आकर इस हार की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। सच में बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। तभी तो मुझे वो जादुई आलू मिला जिसके अंदर इतना सुंदर सोने का हार छिपा था। बस जल्द से जल्द मुझे इस हार को पहनने का मौका मिल जाए, तब तक इसे संभालकर इसी बक्से में रख देती हूँ। अगली सुबह अर्चना के घर पर अर्चना के मामा मोहन आते हैं। मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए अर्चना और उसके परिवार को न्योता देने आते हैं। अर्चना बिटिया, ओ अर्चना बिटिया। अरे मामा जी, नमस्ते। और बताइए मामा जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिटिया, सब ठीक है। वो 15 दिन बाद आरती की शादी है। अपने पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आना। हाँ हाँ मामा जी, हम तो जरूर आएंगे आरती की शादी में। अच्छा मामा जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं अर्चना बिटिया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे अब शादी में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों को शादी में आने का न्योता देना है। इसीलिए हमें अभी जाना होगा। हम कभी फुर्सत में आएंगे, आराम से खाना वाना खा कर जाएंगे। अच्छा ठीक है मामा जी, कभी फुर्सत में आइएगा, तब मैं आराम से आपकी मेहमान नवाजी करूंगी। मोहन शादी का न्योता देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अर्चना ने सोच लिया था कि वो अपने मामा की बेटी की शादी में वही सोने का हार पहनेगी। अब जोर शोर से अर्चना शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। कुछ दिनों बाद अर्चना अपने पति विनोद और बेटे सोनू के साथ अपने मामा की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अर्चना ने अपने गले में वही सोने का हार पहना था। सोने का हार देखकर विनोद अर्चना से कहता है, अरे अर्चना, ये सोने का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? और इस हार को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्योंकि मैंने तो ये हार तुम्हें नहीं दिलाया। अब ये हार मेरे पास कहाँ से आया, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि ये हार मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने इस हार को अपने पास रख लिया। अरे तुम क्या बोल रही हो? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ, ये हार कहाँ से आया तुम्हारे पास? देखो, सही समय आने पर मैं तुम्हें इस हार के बारे में सब बता दूंगी। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेकार में मुझसे सवाल जवाब मत करो। और मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। भगवान के लिए मुझे शांति से तैयार होने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में मैं अपना मेकअप खराब करूं। अर्चना जैसे तैसे विनोद को चुप करवा देती है और उसके बाद अर्चना, विनोद और सोनू तीनों शादी में जाते हैं। शादी में हर किसी की नजर अर्चना के सोने के हार के ऊपर थी। हर कोई अर्चना की खूब तारीफ कर रहा था। तभी अर्चना की मामी जानकी वहां आती है और जानकी अर्चना के हार की तारीफ करते हुए कहती है, क्या बात है अर्चना, लगता है विनोद ने तुझे काफी महंगा सोने का हार दिलाया है। हार बहुत अच्छा लग रहा है तुझ पर। शुक्रिया मामी जी, ये हार तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, काफी महंगा भी होगा। चल, अब मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, बहुत सारा काम है घर में। अच्छा मामी जी, आरती कहाँ है?
अपने कमरे में तैयार हो रही है। जाकर मिल ले। अपनी तारीफ सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है और फिर अर्चना अपने मामा की बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसके मामा की बेटी आरती दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अपनी बारात का इंतजार कर रही होती है। तभी आरती के घर में आग लग जाती है, जिससे पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई आग को बुझाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कोई भी उसे बुझा नहीं पा रहा था। ये देखकर अर्चना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो आरती से कहती है, तुम यही रहो, तुम्हें यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी देखती हूँ। अर्चना घर में फैलती हुई आग को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी अर्चना को जादुई आलू की कही हुई बात याद आती है। अर्चना जादुई आलू के दिए हुए सोने के हार से कहती है, जादुई हार, जल्दी से अपना कोई चमत्कार दिखाओ। आज मेरी बहन की शादी है, थोड़ी देर में मेरी बहन की बारात भी आती होगी। मेरे मामा और मामी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भगवान के लिए हमारी मदद करो। अर्चना के इतना कहते ही अपने आप घर में जितने भी पानी के नल थे वो सब टूट जाते हैं और पूरे घर में पानी ही पानी हो जाता है, जिससे घर में लगी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। आग को बुझाने के बाद तुरंत शादी में जैसा इंतजाम पहले किया गया था वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब देखकर अर्चना समझ जाती है कि ये सब जादुई शक्तियों का कमाल है। अर्चना जादुई आलू और उस सोने के हार का खूब सारा शुक्रिया अदा करती है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई आलू और सोने के हार। आज तुम दोनों की वजह से मेरे मामा की इज्जत बच गई और अब मेरी बहन की धूमधाम से शादी हो पाएगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। अर्चना जादुई आलू और सोने के हार के बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर विनोद और मोहन आ जाते हैं और उन दोनों को जादुई आलू की सच्चाई पता चल जाती है। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे कि तुम्हारे पास ये सोने का हार कहाँ से आया। वैसे कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छी हो अर्चना, क्योंकि तुम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से विनोद और मोहन दोनों अर्चना की खूब तारीफ करते हैं और थोड़ी देर बाद बारात भी आ जाती है और अर्चना बारातियों के साथ मिलकर खूब सारा डांस करती है और शादी को अच्छे से एंजॉय करती है।